आज इस तरंग सम्मेलन में उपस्थित जय भारत मंच उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस इस माल की पहचान है मेड इन चाइना, मेड बाय चाइना। वायरस अधमरा है, आधा जिंदा है, आधा मरा हुआ है। जो लोग उन दिनों में चीन में आए और चीन के लोग जहां भी गए, इस वायरस को साथ लेते गए। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। लगभग दिसंबर जनवरी से इसकी चर्चा प्रारंभ हुई। फरवरी से लेकर अब जून अंत तक इन 5 मास में लाखों लाख लोग अब करोड़ों में बदलने वाला संक्रमण हुआ है। लाखों लाख मृत्यु भी हो गई है। इस महामारी के अंदर से पहला विषय उभरा जैविक कीटाणु को एक शस्त्र के रूप में मानव और मानवता को दहशत में ही नहीं बल्कि मृत्यु के कगार पर खड़ा कर देना। चीन ने इसका एक सफल प्रयोग किया है। चीन एक मानवीय संवेदना का देश नहीं बल्कि ड्रैगन, एक शैतानी राक्षसी मनोवृत्ति का देश है। ये मोहर पूरे विश्व ने चीन के ऊपर लगाई है। स्वयं चीन ने अपने चरित्र से इस मोहर को लगवाया है। जो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं मानी जाती थी, जो शक्तिशाली भी हैं, समृद्ध भी हैं, शिक्षित भी हैं, सभ्य भी हैं और दुनिया में जिनके नाम भी गिने जाते हैं, ऐसा इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा, ब्रिटेन होगा, इटली होगा, स्विट्जरलैंड होगा, स्पेन होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी, जापान होगा, रूस, चीन होगा, ईरान, सऊदी होगा, आदि आदि, ये सब चित्कार कर उठे। भारत की तरफ भी ये कोरोना आया, परंतु सावधान जागरूक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, प्रशासन और समाज ने मिलकर जो कदम उठाए, तो यह महामारी भारत में हाहाकार नहीं मचा सकी। परंतु मार्च के अंत आते आते तक तबलीगी वायरस, उसका मरकज सेंटर निजामुद्दीन, सब सूचनाओं का, नियमों का अवहेलना करते हुए वहां से तबलीगी सैकड़ों स्थानों के लिए हजारों में निकले। विदेशी तबलीगी भी थे और देखते ही देखते पूरा भारत इस वायरस की चपेट में आ गया।
इसलिए एडवाइजरीज के बाद जनता कर्फ्यू, फिर ताली थाली घंटी शंखनाद बजाना आदि के कार्यक्रमों में से होता हुआ लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 अब अनलॉक 1 में से भारत गुजर रहा है। जो कुछ बातें हम सबके ध्यान में आई भी हैं और एक बार फिर से याद करवाते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करने का संकल्प करें। जितनी भी विकसित, शिक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली सभ्यताएं थी, उनके हाहाकार से एक बात निश्चित हो गई, विकसित सभ्यता के मापदंड जो अब तक तय किए गए थे, वो कोई भी किसी सभ्यता का रक्षण नहीं कर सका। इसलिए विकास के नए मापदंड, इस पर बहस भी चल पड़ी है और इस पर बहस होना भी जरूरी है, वो अब पुनर्भाषित करना ये जरूरी है। क्योंकि जो विकास के मापदंड थे वह रक्षण नहीं कर पाए, बल्कि उनके स्वयं चीथड़े चीथड़े हो गए। सारा विश्व इसके लिए भारत की ओर देख रहा है। विकास के नए मापदंड सभ्यताओं के रूप में कौन से होंगे और कैसे होंगे। भारत ने भारत के लिए और विश्व के लिए जो कदम उठाए उनको भी एक बार जानना जरूरी है। पहली बार महामारी के विरुद्ध एक योद्धाओं की शक्ति खड़ी की गई, जो दुनिया में इस समय और इससे पूर्व कभी किसी महामारी से लड़ने के लिए नहीं हुई। पहले योद्धा थे स्वास्थ्य योद्धा, मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ से जुड़े लोग। दूसरे थे स्वच्छता योद्धा, सरकारी गैर सरकारी, जो स्वच्छता को मेंटेन करेंगे। तीसरे थे जो डिसिप्लिन, एडवाइजरी, सूचनाओं का पालन करवाएंगे, रक्षक योद्धा, पुलिस, अर्धसैनिक बल। इन्हीं में से एक आवाज उठी। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात कही, भोजन के अभाव में भूख से किसी की मौत ना हो, और ऐसे एक समाज सेवी योद्धाओं की भी फौज खड़ी हुई। लाखों टन अन्न वितरित हुआ करोड़ों परिवारों तक। करोड़ों करोड़ से अरबों तक भोजन पैकेट बनकर वितरित हुए करोड़ों करोड़ परिवारों तक। समाज ने दिल खोलकर भोजन का और अन्न का दान किया। इतना ही नहीं है, निसंकोच अपने जीवन की परवाह ना करते हुए ये चारों प्रकार के योद्धा, तीन सरकार से, एक समाज से स्वयं उत्पन्न हुआ, ये जनता के अंदर निडर और निसंकोच गए। अनेक मेडिकल, पैरामेडिकल के लोग, स्वच्छता और रक्षक योद्धा इसके कारण संक्रमण में भी आए। संक्रमण के साथ साथ कोरोना की मार में भी आए। और इतना ही नहीं है, कुछ का देहावसान बल्कि
इस कोरोना महामारी से समाज का जागरण और रक्षण करते हुए हो गया। हम सब मिलकर ऐसे कोरोना महामारी से जूझने वाले योद्धा जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके इस बलिदान को, समाज की सेवा करने की तत्परता की भावना को प्रणाम करते हैं। प्रभु उनकी सद्गति हो, श्री चरणों में स्थान मिले, परिवारों को हिम्मत और हौसला मिले। इसके कारण समाज के अंदर कोरोना महामारी से भयग्रस्त होने की बजाय निडरता पूर्वक उसको हटाने, भगाने और मारने का एक संकल्प प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन सब योद्धाओं में निर्माण हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था सुरक्षा कवच, और इसलिए और उसमें लॉकडाउन उस सुरक्षा कवच का नाम बना। बाहर मौत है, घर में जीवन है। बाहर बीमारियां हैं, घर में स्वास्थ्य है, निरोगता है। बाहर प्रदूषण बढ़ेगा, घर रहेंगे तो पर्यावरण आया है और पर्यावरण फैलता और बढ़ता जाएगा। बाहर गंदगी गंदगी है, घर रहेंगे तो गंदगी मुक्त होंगे। और इसी के साथ साथ एक फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए, ये मैन मेड वायरस है, आदमी से आदमी में संक्रमण करता है। अगर हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, नजदीक खड़े होंगे तो संक्रमण तेज गति से होगा, क्योंकि संक्रमण के इस कीटाणु की क्षमता शायद 1.5-2 फुट छलांग लगाने की है। अगर उससे अधिक अंतर होगा तो यह कीटाणु संक्रमण नहीं कर पाएगा, बीच में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, हाँफ जाएगा और मर जाएगा। इसलिए एक मेडिकली, साइंटिफिकली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना फिजिकल के रूप में इसका आह्वान हुआ। और सामने आया, जैसे जैसे हम घरों में रहे, प्रदूषण पर्यावरण में बदलने लगा, अस्वच्छता में स्वच्छता आने लगी, गंदगी खत्म होकर क्लीनलीनेस आई। लोगों के अंदर रोग मुक्तता आई, निरोग बढ़ा, दवाइयों के बजट कम हुए, पेट्रोल फूकना, विलासिता में इधर उधर भटकना, इन सब से एक सहज सरल जिंदगी आई। परिवारों के अंदर तनाव कम होते गए, परिवारों के आपस के अंदर के सद्भाव, मोहब्बत, भाईचारे ने बढ़ा, स्वास्थ्य अच्छे हुए। और इस प्रकार से यह एक बड़ा सुरक्षा कवच, जिसको कोरोना के लिए भी भेदना बड़ा कठिन हो गया, यह भारत ने अपने देश की जनता को दिया और सरकार से यह दुनिया के अंदर भी गया। एक और कदम जो उठाया गया वह कदम बहुत वैज्ञानिक था, कार्यक्रमों के रूप में। जहां फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की एक बहुत बड़ी मुहिम चली, 95% समाज ने, 90-95% समाज ने इसको
भाग्य मानकर, एक कर्म धर्म कर्तव्य मानकर पालन किया, यह भी ध्यान में आया। अभी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको आग्रह पूर्वक जय भारत मंच इस फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस निर्माण करने में अपनी शक्ति लगाए, यह मेरा उनसे आग्रह है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसी प्रतिरोधात्मक क्षमता वाली औषधि है जिससे कोरोना महामारी से ताकत से लड़ा जा सकता है। अहिंसा का मार्ग है। और इसी प्रकार से ताली थाली घंटी शंखनाद बजाना और करना, दीप जलाना, प्रकाश करना, वैज्ञानिक आधार पर ये तीनों प्रयोग किसी भी वायरस को और अन्य वायरस को निपटाने में, मारने में और भगाने में सफलतम प्रयोग हैं। कहते हैं कि जब वायुमंडल के तरंगों में प्रकाश बढ़ता है तो वायरस भागता और मरता है। जब ध्वनि बढ़ती है तो वायरस मरता है और भागता है। जब तपश बढ़ती है तो वायरस मरता और भागता है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए इसको वैज्ञानिक आधार पर बताता हूं। अभी टिड्डी दल आया और आता रहता है, 2-4-5 साल के बाद उसका आक्रमण होता है। यह भी एक वायरस का कीड़ा है और इस कीड़े की विशेषता है, आज भी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से अधिक हो गए जब ये कीड़ा फसल खाने के लिए हमला करता है, हजारों लाखों में आता है। तो आप सबने बचपन में किया, अभी भी करते हैं। गांव-गांव से, शहर-शहर से लोग छतों पर, मैदानों में, खेतों में आकर शोर करते हैं, पीपे पीटते हैं, बर्तन पीटते हैं और ऊंची-ऊंची ध्वनि तरंगें उभरती हैं और उसका परिणाम होता है यह टिड्डी दल रूपी कीड़ा हजारों हजार में मरता है, लाखों लाख में भाग उठता है। आज भी इस कीड़े से निपटने का यह रामबाण औषधीय पद्धति है, क्योंकि ध्वनि की बहुत अधिक तरंगों को सह नहीं पाता है वायरस, मर जाता है, डरकर भागता है और मरता चला जाता है। ऐसे ही आप जिस जिस कमरे में बैठे हैं, इसी में एक प्रयोग देख लीजिए। कमरा बड़ा साफ सुथरा है, उसमें कुछ खुशबू भी की हुई है, परंतु 4 महीने, 6 महीने, साल से 2 साल से जो अलमारी हिलाई नहीं, जो पलंग हिला नहीं, जो सोफा हिला नहीं, उसको हिलाइए तो जो अंधेरा कोना है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचा है, वहां पर वायरस ठंडक होने के कारण और प्रकाश की बजाय अंधकार होने के कारण तरह तरह के कीड़े, वहां आपको वायरस मिल जाएंगे। क्योंकि वायरस ठंडी जगह पर, जहां तपश नहीं, वहां फलता फूलता है। वायरस अंधेरे में फलता फूलता है। इसलिए कहते हैं तरह तरह के वायरस को मारने के लिए और भगाने के लिए वातावरण में ध्वनि तरंगे, ध्वनि की मात्रा, प्रकाश की मात्रा
और तपश की मात्रा बढ़ा दीजिए तो वायरस से मुक्ति मिलती है। और ये कार्यक्रम जगत भर में प्रसिद्ध भी हुए और इसीलिए घर घर में कई जगह दुनिया के देशों में और भारत में लाखों लाख घरों के अंदर होम हवन रोज 5-7 मिनट का करना, अग्नि प्रज्वलित करना, उसमें किसी भी 1-2 मंत्र से 11, 21, 31 ऐसी आहुतियां दे देना, उससे जो तपश बढ़ेगी और उससे जो प्रकाश निकलेगा वो वायरस से मुक्ति दिलवाता है। इसलिए मैं जय भारत मंच के कार्यकर्ताओं को संस्थानों में, धार्मिक स्थलों पर, घरों में एक 5 से 10 मिनट का होम हवन, 2-3 लकड़ियां या एक आधा उपला जलाकर उसके ऊपर सामग्री की कुछ आहुतियां मंत्र के साथ स्वाहा करके डालना, निर्मल मन से शुद्ध सामग्री से जो अग्नि की तपश उठेगी धुएं के रूप में या अग्नि के रूप में, और जो प्रकाश तरंगें उभरेंगी, वह इस वायरस से मुक्ति का एक रास्ता है। इसलिए आप सबके घरों में सप्ताह में एक बार, हो सके तो प्रतिदिन एक 5 से 10 मिनट का होम हवन संकल्प के साथ प्रचलन करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। आज दुनिया के अनेक देशों में यह प्रचलन बढ़ा है। इतना ही नहीं है, आपके उत्तर प्रदेश में उन्नाव में अभी मंदिर के अंदर मुसलमानों ने एक बड़ा हवन कार्यक्रम किया। जब प्रेस ने पूछा, उन्हें कहा भारत की यही पहचान है, आज पीर फकीरों पर हिंदू समाज जाता है, उसके कारण किसी के धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है, संकट नहीं आता है, बल्कि मानवता वाला हिंदुस्तान पनपता है। और इसलिए हमने मंदिर में आकर हवन किया, 5-5, 7-7 लोग आए, हवन में सामग्री डालते गए, यज्ञ कुंड में निकलते गए, और ऐसे एक 20-25 मिनट का हवन धूमधाम से अनेकानेक मुसलमानों ने संपन्न किया। ऐसा एक नहीं, अनेक जगह प्रयोग चल पड़े हैं, वातावरण में ये बात आ भी रही। और इसलिए इन प्रयोगों से इस वायरस से संघर्ष हुआ। इसी के साथ साथ पीपीई किट चाहिए, एक सैब ट्यूब होती है छोटी जिसके अंदर वायरस को डील किया जाता है, वो चाहिए, वैक्सीन चाहिए, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां चाहिए, प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ इस वायरस को डील करने वाली आयुर्वेद में से दवाइयां निकली, होम्योपैथी में से निकली। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो हम सबको कितना सुंदर मार्ग दिखाया। वो पहले नागरिक कार्यक्रम में जब तरंग सम्मेलन में संबोधन करने के लिए आए तो मुंह पर अंगोछा था और एक कपड़े का मास्क इसने जन्म लिया। उन्होंने कहा, जिसने अच्छे काम से शर्म की उसके कर्म फूटते हैं। बेशर्म नहीं होना चाहिए, परंतु चरित्रवान होना चाहिए। नहीं तो यूज एंड थ्रो 6 घंटे में मास्क जिसको फेंकना पड़ता है, अगर अधिक समय कहेंगे तो नुकसान देता है। अगर घर के 6 सदस्य, एक सदस्य दिन में 3-3 मास्क का उपयोग करे तो 18 महीने के अंदर 500 से अधिक, तो इतना बड़ा व्यय हो जाएगा जो परिवार के लिए सहना कठिन है। और इसलिए कपड़े का मास्क सस्ता और टिकाऊ, ये सब भारत ने इजाद किए। HCQVI इसी का परिणाम निकला।
भारत के अंदर रिकवरी रेट अब 57% से अधिक हो गया है। जब कभी कोई वैक्सीन निकलेगी अंग्रेजी दवाई, उस समय तक इनके द्वारा भारत का शायद रिकवरी रेट 70-80% ना हो जाए। ये सब औषधियां हुई, दुनिया के 53 से अधिक देशों को दी, भारत ने इनका व्यापार नहीं किया। मैं जय भारत मंच के कार्यकर्ताओं को ये भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, जो सैनिटाइजर है, मास्क आदि है, लोग इनको अनाप शनाप दामों पर बेचकर पाप, अधर्म और अपराध ना करें। आपद धर्म कहता है ऐसी सेवाओं को मुफ्त में दीजिए, कम से कम दाम में दीजिए। इनसे व्यापार करके जो कमाओगे वह पाप की और अपराध की, अधर्म की कमाई होगी। इसलिए समाज के अंदर इस बात को भी जागृत करना चाहिए, आपद धर्म सेवा और मदद का होता है, जिससे आदमी पुण्य कमाता है, पाप नहीं कमाता है। और इस प्रकार से भारत ने काढ़ा, 3-4 तरह की दवाइयां ऐसी बनाई आयुर्वेद ने कि दुनिया में ये बात स्थापित हो गई कि एलोपैथी अभी तक कोई मार्ग नहीं निकाल सकी। आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने, नेचुरोपैथी और योग ने इस बीमारी के वायरस से मुक्ति पाने के लिए अनेक कारगर, प्रभावी और सस्ती चीजें दवाइयों के रूप में प्रस्तुत कर दी है। काढ़ा ये भी एक दवाई है। वैक्सीन को ही अगर दवाई मानेंगे तो ये बदकिस्मती होगी और शायद उसकी कीमत इतनी लुटेरी बनकर आएगी, अभी तक तो आई नहीं है, आएगी तो बनकर आएगी कि लोग शोषण करेंगे दुनिया के। भारत ने ऐसी केहू से भी शोषण नहीं किया, मुफ्त में दिया, सस्ते में दिया। और इस प्रकार से चाहे उसके लिए प्रतिरोधात्मक दवाइयां थी, चाहे उपचारात्मक दवाइयां थी, चाहे उसके लिए रक्षात्मक कुछ चीजों के कदम उठाने थे, ये सब भी उठाए। और इसलिए भारत का नेतृत्व एकमात्र नेतृत्व है जो विश्व में और भारत में सबका हालचाल पूछते हुए सबको हिम्मत, हौसला, सब्र ये दे रहा है। क्योंकि कॉन्सोलेशन यह भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट का और मेडिसिन का हिस्सा होता है। इन सब प्रकार से भारत स्वयं अपने देश में और दुनिया में इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून निकल गए हैं, शायद जुलाई, अगस्त, सितंबर मिडल तक ये महामारी से दो हाथ पूरा विश्व करेगा। भारत भी उसी में रहेगा। इसलिए डर कर नहीं, इतनी तैयारी अवश्य रखें। अगर इस महामारी की और हाहाकार मचती है तो मैं जय भारत मंच के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, अन्न वितरण, भोजन वितरण, कपड़े के बने हुए मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, बेखौफ होकर तैयारी रखें और करें कि भूख से किसी की मौत ना हो, दवा के अभाव में कोई तड़फे नहीं। अपने अपने जहां जहां इकाई है इसकी गारंटर बनकर खड़ी हो, ऐसा एक दृश्य बनना चाहिए। जो किया है, मैंने सुना है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। परंतु सेवा के क्षेत्र में, मदद के क्षेत्र में जितना भी कर लो उतना कम होता है। इसलिए जो किया उसके लिए बधाई है, परंतु करने में बहुत कुछ शेष है, उसको भी करना चाहिए।
क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या है जो गांवों में, पर्वतों में और वनों में रहती है। शायद 85% जनसंख्या यही है जो 98 से 100 करोड़ बनती है। एक बात और इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उपजी है, कोरोना महामारी जिनमें संक्रमण हुआ और जिनकी डेथ हुई है, इसमें 82% से अधिक लोग मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी हैं उनकी फूड क्वालिटी निकृष्टतम होती है, क्योंकि जिन लोगों का वो मांस खाते हैं वह समाज की सबसे गंदी चीजों का सेवन करते हैं। इसलिए मांसाहार की फूड क्वालिटी कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। जो समाज का सबसे गंदी चीजें हैं उन्हीं का सेवन वो करते हैं। कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ आदतों से करते हैं। केवल 15-16% हैं जो शाकाहार से प्रभावित थे और इस महामारी की चपेट में आए, वह भी अनटाइमली भोजन करना, बार बार चीजें खाना और ठीक बेमेल भोजन करना। गरम गरम चीज खाएंगे, चिल्ड कोल्ड पी लेंगे, आइसक्रीम में गरम गरम गुलाब जामुन रख लेंगे, मिक्स्ड फ्रूट जूस पिएंगे, उसमें माल्टा भी है, संतरा भी है, आम भी और अनार भी है, पाइनएप्पल भी है। सबकी, किसी की गर्म तासीर है, किसी की ठंडी है, किसी की जुलाब वाली है, किसी की कब्ज वाली है। और इसलिए मिक्स्ड फ्रूट जूस मोस्ट अनहेल्दी फूड डाइट है। या फिर बहुत मिर्च मसाले वाली सेवन करेंगे, जिनकी बैड फूड हैबिट शाकाहार में थी, वो इस के संक्रमण के शिकार हुए हैं। क्योंकि फूड हैबिट्स मेक्स द मेंस कैरेक्टर, मेक्स द मेंस हैबिट्स। और इसलिए समाज के अंदर इसके लिए भी जागरण करना चाहिए। इसलिए भारत का ये जो गरीब, बेरोजगार, थोड़ा कम पढ़ा लिखा वर्ग था, इसमें कोरोना का संक्रमण मिनिमम है, क्योंकि ईश्वर विश्वासी है, श्रमशील है और थोड़े में सब्र करता है। यह कितनी भी नौकरी करता है तो भी अपनी वही एक चावल दाल करता है, रोटी और सब्जी खाता है। कोई 5-5, 10-10 सब्जियों से भोजन नहीं करता है, परंतु श्रम इतना करता है। मेरे और आपकी जिंदगी का सहारा है। अगर ये श्रमशील लेबर निकल जाए तो इस देश के अंदर जितने बड़े लोग कहलाते हैं और शिक्षित कहलाते हैं, सबका जीवन असंभव हो जाएगा, जी नहीं सकेंगे। इसलिए इसमें इस कोरोना का संक्रमण 0.00001% मुश्किल से है। 10 लाख में एक भी नहीं मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर 1 लाख की आबादी में 6%, 7%, 8%, 9% संक्रमण है। भारत में यह 1% से भी कम है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि संक्रमण नहीं है, वो है। इसलिए इस समय में, इस महामारी में करने वाले कुछ काम अभी भी शेष बचे हैं और बने रहेंगे। ऐसी एक 3 महीने तक की मन की सोच बनाकर रखनी चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस संक्रमण से जूझने की एक ट्रेनिंग अपने को मिल रही है और अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, उसको समझने के लिए। हम घर में हाय तौबा मचाकर रखते थे, ये करना वो करना,
अब 80-90 दिन के अंदर कहीं आए गए नहीं, नो पेट्रोल वैट। और कुछ कंपनियों ने पेट्रोल को ही बढ़ाना शुरू कर दिया और डीजल को। सरकार कैसे नियंत्रित करेगी, ये सरकार का काम है। पहले भी उसने नियंत्रित किया था, आगे भी करेगी। पर पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल भड़क रहा है। 126 से अधिक देश हैं जिनमें डीजल के दाम पेट्रोल से अधिक हो चुके हैं। और इस सारे को विश्व और भारत कैसे नियंत्रित करेगा, ये उनका काम है, करना चाहिए। परंतु इसी के साथ साथ चीन के इस अमानवीय और क्रूर चरित्र की दर्शन सबको पता लग गए कि वह एक ड्रैगन है, शैतान है, राक्षसी वृत्ति का है। और दुनिया के अंदर इस महामारी के द्वारा दहशत फैलाकर वह शैतान मुस्कुरा रहा है। अब उसका एक और वायरस चेहरा सामने आ गया है। कंपचूरिया, मंगोलिया का कुछ हिस्सा, तैमूर ईस्ट कब्जे में किए। फिर झिकियांग जो मुस्लिम प्रदेश था उसको कब्जे में किया। बौद्ध देश तिब्बत पूरा हड़पा। 10-12 लाख तिब्बतियों का 60 लाख में से कत्ल करके उसको हड़प गया। पंचशील समझौते के रूप में पंडित नेहरू और कांग्रेस को मूर्ख बनाकर इस देश को गुमराह किया। वह आर्थिक समझौता था, पंचशील का मुलम्मा चढ़ाया गया। और फिर उसने ताइवान और हांगकांग की तरफ मुंह किया। दक्षिण सागर जो समुद्री मार्ग है व्यापार का सबसे बड़ा, भारत का है, उसमें दखल करके कब्जे करने शुरू किए, झगड़े शुरू किए। नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार आई, बहुत फंडिंग करके नेता खरीदे, के पार्टी खरीदी, के सरकार खरीदी। आज की सरकार ने नेपाल और नेपालियों को चीन के गिरवी रख दिया और भारत को आंख दिखाने का काम शुरू किया। जो भारत उसका रक्षक था, पोषक था, उससे वैर बना लिया। जो चीन विस्तारवादी था और उसको खा रहा था। और इसके रूप में उसने हजारों वर्ग किलोमीटर अनेक स्थानों पर नेपाल का कब्जे में कर लिया। सगरमाथा यानी जिसको अंग्रेज ने माउंट एवरेस्ट कहा था, उसके अनेक गांव भी कब्जे में कर लिए, रूई इत्यादि। ये साफ दिखाई देता है। इसलिए नेपाल को हड़पने की मुहिम चली है। बांग्लादेश, म्यांमार, सिलोन को भड़काकर भारत को चारों तरफ से घेरना, इसके भी घेराबंदी के वो प्रयोग कर रहा है। एक्साई चीन कब्जे में है, कैलाश मानसरोवर कब्जे में है, सगरमाथा का आधे से ज्यादा हिस्सा कब्जे में है। और वो अब लद्दाख और हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर एरिया में दुर्गम क्षेत्रों के अंदर अपनी दखल बढ़ाकर भारतीय भूभाग पर कब्जा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। पाकिस्तान को भी विकास के नाम पर उसके गिरते माली हालत में गवादर सी पोर्ट ले लिया है और एक बड़ा सड़क मार्ग एक्साई चीन, पीओके और बख्तूनिस्तान में से समुद्र तक बनाकर वह कभी भी पाकिस्तान पर कब्जा करेगा, ऐसे हालात बने। इसलिए उसने अपना एक विस्तारवादी चरित्र दिखाया है। पिछली सरकारों ने हमेशा चीन के सामने नतमस्तक मस्तक होते हुए झुकते गए, झुकते गए, झुकते गए। पाकिस्तान के सामने भी झुकते गए। अब पिछले कुछ वर्षों में आज की सरकार ने चीन को डोकलम में हटाया। चीन की दुनिया में थू थू हुई। दुनिया के अंदर
आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव लाया। पाकिस्तान एक आतंकवाद का चेहरा है। चीन ने विरोध किया पर प्रस्ताव पारित हुआ। ब्रिक्स में प्रस्ताव आया, चीन ने डटकर विरोध किया। अंत में चीन को झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि पाकिस्तान आतंकवाद का चेहरा है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। चीन को कूटनीतिक और सैनिक धरातल पर पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसने अरुणाचल में पूज्य दलाई लामा जी, भारत के राष्ट्रपति, ये दोनों नहीं जाएं, इसका विरोध किया। भारत सरकार ने उनको भेजा। जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड अवैध कश्मीर है, या पीओजेके है, भारत सरकार ने पिछली टर्म में और अब में निर्णय लिया कि वहां का कोई बहुत मरीज होगा और उसके हालात अच्छे नहीं होंगे, उसको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, ये भारत का भूगोल है, आकर इलाज करवाने के लिए आ सकता है और उनको अनुमति आज की सरकार ने सुषमा स्वराज और आज के विदेश मंत्रालय के थ्रू दी। इसलिए एक एक इंच की रक्षा करेंगे, बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं जय भारत मंच को कुछ अपील कर चुका हूं, कुछ अपील और करूंगा। एक, अपने अपने घर में प्रतिदिन जिस भी संस्थान में, वहां पर अगर पास में किसी धार्मिक संस्थान पर जाते हैं तो उसमें 1 मिनट के लिए खड़े होना और जो भी भारत के एकता और अखंडता में शहीद हुए सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देना, प्रणाम करना, और जो संघर्षरत योद्धा हैं उनको भी प्रणाम करना। सैल्यूट टू मार्टियर्स एंड वॉरियर्स, बलिदानियों को और संघर्षरत योद्धाओं को प्रतिदिन प्रणाम करना और यह बोलना कि देश आपके साथ था, है और रहेगा। आपके बलिदान कभी भी जाया नहीं जाएंगे। 1956 में पंडित नेहरू के संरक्षण में शेख अब्दुल्ला ने स्लो पॉइजनिंग के द्वारा डॉक्टर मुखर्जी की हत्या की। वह एक बलिदान था स्वर्णिम। आप देखिए 2019 में वो बलिदान सफल हुआ। 370-35 से हटी। एक देश, एक जन, एक संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता के रूप में भारत दिखाई दिया। इसलिए 1956 का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान 2019 में हमने फलते फूलते देखा।